देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और हर दल इसी कोशिश में है कि ऐसे वादे जनता के बीच में लेकर जाएं, ऐसी बातें जनता के बीच में लेकर जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभा सकें। लेकिन कई अलग अलग तरह की डिबेट भी इस दौरान चल रही हैं, जिसमें परिवारवाद भी है, जिसमें सीएए भी है और कई अन्य मुद्दे भी हैं, जिसमें विरोधी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो कर ही रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो युवाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं, राजनीति को उससे जोड़कर कैसे देखा जाए और युवाओं को किस तरह से सजग बनाया जाए। ऐसी ही एक व्यक्ति हैं रोहित कुमार सिंह, जो युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं और खास इस समय जी मीडिया पर हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा, अब तो आम चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन ये बहुत खास चुनाव है, बहुत लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार युवाओं को सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है वोट देना चाहिए? लोकतंत्र के महापर्व की दस्तक आ चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद से बड़े गर्व और गौरव की अनुभूति होगी उन लोगों को जो पहली बार इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ताकि देश को एक ऐसी सरकार मिले जो गरीब आवाम का सर्वांगीण विकास करे और भारत माता के वैभव को और आगे बढ़ा सके। नौजवानों से हम यही अपील करते हैं कि अपने वोट का प्रयोग करें। देश में शुचिता लाने वाले लोग सत्ता में रहें, इसका प्रयास होना चाहिए। राष्ट्रवादी विचारधारा, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार होता रहे, ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए। इसके लिए देश के सभी वर्ग और खासकर युवाओं को आगे आना होगा, आगे आना चाहिए। रोहित जी, आपने कहा युवाओं को आगे आना चाहिए और जाहिर सी बात है उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में युवा चेतना मंच की हम अगर बात करें, किस तरह से आप लोग काम करते हैं और युवाओं को किस तरह से प्रेरित करते हैं? देखिए, हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार नौजवानों के बीच, विद्यार्थियों के बीच, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, अन्य अन्य स्थानों पर जाकर, गाँव में जाकर जिला स्तर पर सम्मेलन का आयोजन करके नौजवानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति दुनिया भर के लोगों की निष्ठा है, आदर है। भारत के लोगों के मन में तो बड़ा सम्मान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी मिलने के उपरांत संविधान सभा की बैठकों में संविधान निर्माण के संदर्भ में कहा था कि लोकतंत्र आने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद, संविधान लागू होने के बाद देश में राजा रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? देश की आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने परिवारवादी बीज को रोपा, पानी दिया, खाद दिया और उसको बरगद का पेड़ बना दिया और उसको फॉलो अप किया देश के विभिन्न रीजनल फोर्सेस ने, क्षेत्रीय छत्रपों ने, और उन लोगों ने अपने परिवार की चिंता की, ना कि राज्य और देश के गरीब जनता की और नौजवानों की। हम तो नौजवानों से लगातार मिल रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को समाज के मुख्य धारा में आना होगा, उनको मुख्य धारा से जोड़ना होगा। जो सपना अंबेडकर ने देखा था, जो सपना लोहिया ने देखा था, जयप्रकाश ने देखा था, राजनारायण ने देखा था, उन सपनों को साकार करना होगा। आप सोचिए, 15 अगस्त 1947 का जो स्वर्णिम जीवन का समय हमारे देश के लोगों के जीवन में आया, उसके पीछे गांधी की तपस्या नहीं थी क्या? उसके पीछे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, बैकुंठ शुक्ला जैसे महान क्रांतिकारियों के जीवन का संघर्ष नहीं था क्या? भारत माता के वीर सपूतों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, क्या इसीलिए कि इस देश में राजशाही, लोकशाही के आने के बाद इम्प्लीमेंट हो जाए? आज क्या हो रहा है देश में? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, वो किस काम में व्यस्त हैं? वो वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने में व्यस्त हैं, वो वंशवादी राजनीति के संरक्षण में व्यस्त हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी राहुल बाबा के पास बस एक काम है, भारत में भारतीय संस्कृति सभ्यता का विरोध, सनातन धर्म का विरोध और देश में वंशवादी राजनीति का संरक्षण। इसके अलावा भी कोई काम है क्या राहुल गांधी जी और कांग्रेस के पास?
आपने दो अहम चीज़ों पर बात की। सबसे पहले बाबा साहेब की बात करते हैं, उनकी बात आपने की। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें बाबा साहेब के बनाए कानून को लेकर, तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की जो मंशा है वो संविधान बदलने की है। एक इसका उदाहरण वो सीए कानून बताते हैं, और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अगर अब सत्ता में आई तो संविधान को बदल कर रख देगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस पर क्या कहना है आपका? मुझे तो हंसी आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के प्राण पुरुष हैं। मैंने शुरुआत में ही उल्लेख किया, अंबेडकर जी ने परिवारवाद का कितना विरोध किया था। अंबेडकर जी ने जिन जिन मुद्दों का विरोध किया, कांग्रेस ने उन्हीं मुद्दों को बढ़ावा दिया। अंबेडकर जी परिवारवाद के खिलाफ थे, अंबेडकर जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अंबेडकर जी वंचित वर्ग के उत्पीड़न के खिलाफ थे, और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा कुछ किया तो परिवारवाद को बढ़ाया। भ्रष्टाचार के आखंत समुद्र में कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व डूबा हुआ है। गरीब और वंचित वर्ग के उत्पीड़न में अगर कोई दल सबसे आगे है तो वह कांग्रेस है। राहुल बाबा कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष के नेताओं को जब कुछ नहीं मिलता है तो अंबेडकर जी का अनुसरण करने लगते हैं, और जब वह पावर में होते हैं तो अंबेडकर जी को भूल जाते हैं। इस देश में अंबेडकर जी को मानने वाले लोग आज पावर में हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन देश का आम नौजवान तो हूँ, देश का आम नागरिक तो हूँ। मुझे मालूम है ना कौन सत्य के रास्ते पर चल रहा है और कौन अन्याय के मार्ग पर चल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण देश के वंचित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार में देखिए या देश की विभिन्न सरकारों में देखिए, आज किस प्रकार से गांव में निर्बल लोग, दुर्बल लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने जिस प्रकार से लोक कल्याण के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम किया, ऐसा काम कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी जी के पास चिंतन भी है और गरीबों की समस्याओं के निवारण का चिंता भी है। राहुल जी, कांग्रेस लीडरशिप और मौजूदा विपक्ष ने जीवन पर्यंत और सत्ता में रहते हुए गरीब और गरीबी का मजाक उड़ाया है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो मैं आपके गृह राज्य पर भी जाती हूँ। एक परिवार वहाँ पर भी है, लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, अब गद्दी वो संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उनकी राजनीति को। और हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने बिहार में रैलियाँ की हैं, काफ़ी जनसमूह भी देखने को मिला है, तो क्या आप उन तेजस्वी यादव की रैलियों में आए इस जनसमूह को उनकी अपनी काबिलियत पर आए लोगों के तौर पर देखते हैं, या इनको भी आप परिवारवाद की राजनीति से ही जुड़ा हुआ मानते हैं? बचपन में जब हम लोग जादू और सर्कस देखने जाते थे तो बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन सर्कस के रिंग मास्टर और जादूगर से अगर आप यह उम्मीद पाल लें कि उनके आह्वान पर देश की जनता, राज्य की जनता कोई परिवर्तन कर देगी, तो यह कभी संभव है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी परिवारवादी श्रृंखला में बिहार में अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी के भ्रष्टाचारी सल्तनत का संरक्षण कर रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू प्रसाद जी चारा चोरी में कन्विक्टेड हैं। लालू प्रसाद जी ने रेल मंत्री रहते हुए गरीबों को जो नौकरियां प्रदान की, उसके बदले अपने सुपुत्र तेजस्वी जी के नाम पर जमीन आवंटित करवाया। तेजस्वी जी जब सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में रहे तो उन्होंने जो किया, सरकार से बाहर आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फ्लोर में स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजस्वी जी के भ्रष्टाचार के कारण मैं तंग आ गया था। तेजस्वी जी, आपको, आपके परिवार को और आपके दल को बिहार की जनता भली भांति जानती है। कुछ नहीं होने वाला है। राज्य की जनता प्रगति चाहती है, शांति चाहती है। राज्य की जनता को जंगल राज याद है। यह भी मालूम है कि आपके निवास में किडनैपिंग करके किडनैपर बैठा करते थे और आपकी सरकार और आपके लोग उनको प्रोत्साहित करते थे। इसके साथ ही अगर बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, ये लागू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अभी इससे
अलग मत रखती हैं और इसकी खिलाफत करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो, सब पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नागरिकता देने के इस कानून को आप कैसे देखते हैं? क्या जिस तरह से एक माहौल ये भी बनाया गया कि इसमें नागरिकता छिन जाएगी, खास तौर से देश के मुस्लिम वर्ग की, इसको आप, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश में डेमोक्रेसी है। जो बाई बर्थ इंडियन हैं उनकी नागरिकता कौन छीन सकता है? देश के माननीय गृह मंत्री के संबोधन को पूरे देश ने टीवी पर देखा, अखबारों में पढ़ रहे हैं। दलीय भावना से ऊपर उठ के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं, जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई भाई बहन, उनके निर्वासित जीवन को एक अंत मिलना चाहिए। उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस को यह कैसे पचेगा? क्योंकि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप 1947 में थी, जवाहरलाल जी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने व्यग्र थे कि उन्होंने देश के विभाजन को कबूल कर लिया धर्म के आधार पर। जब पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ तो उस समय वहाँ हिंदू की आबादी 23% थी। आज 3% से भी कम हिंदू पाकिस्तान में हैं और इसी अनुपात में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोग की स्थिति हो गई है। क्या उनका संरक्षण नहीं होना चाहिए? कांग्रेस के जिम्मेवार नेता शशि थरूर जी ने राहुल गांधी जी के निर्देश पर जिस प्रकार का बयान दिया है कि कांग्रेस पावर में आएगी तो सीएए निरस्त कर देगी, इसको देश की जनता ने बड़ी गंभीरता से लिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दम्भ के साथ ये कह रहा हूँ, दम्भ कोई अहंकार का नहीं है, जनता के आशीर्वाद का है। क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं। जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष 50 सीटों के नीचे सिमट जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर ऑपोजिशन। जनता ऑपोजिशन के खिलाफ खड़ी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 50 से नीचे पे पूरा विपक्ष सिमट जाएगा। विपक्ष तो पूरा एकजुट हो रहा है, एक मंच पर आ रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में इस एकजुटता को आप कैसे देखते हैं? क्या ये विपक्ष के लिहाज से कोई पॉजिटिव संकेत दिखता है या देश की राजनीति के लिहाज से? संतति बचाने के लिए सभी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा एक मंच पर हुआ है। देश की जनता परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। कल जिस प्रकार से मुंबई में राहुल गांधी जी ने शक्ति का विरोध किया है, मतलब जगदम्बा का विरोध, नारी का विरोध। मैं भी 3 बेटियों का पिता हूँ। नारी शक्ति की स्वरूप होती है। राहुल जी, कांग्रेस और उनकी पूरी लीडरशिप नारी शक्ति के खिलाफ है, जगदम्बा के खिलाफ है। जनता इसका जवाब देगी। शक्ति का के बयान को लेकर जैसे आपने कहा, आज कल के दौर की अगर बात करें तो हर बात को या हर बयान को धर्म से जोड़ देना किस हद तक सही दिखता है? या ये आप कहेंगे कि 2 धड़ों में बटी हुई राजनीति है जो देश में इस समय खुलकर दिखाई दे रही है? देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, मैं किसी दल का कार्यकर्ता और नेता नहीं हूँ, देश का आम नागरिक हूँ। देश की जनता सब समझ रही है। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चुका है। देश चाइना और अमेरिका से कंपटीशन में आगे निकलने की स्थिति में है और राहुल जी सिर्फ और सिर्फ परिवार, संपत्ति और भ्रष्टाचारियों को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। देश न्याय और अन्याय में फ़र्क समझता है। आने वाला समय कांग्रेस और अपोजिशन को जवाब दे जाएगा कि उनके प्रति जनता का मनोभाव क्या है। आप कई चीज़ों पर बहुत कह सकते हैं कि आप अपने विचार बहुत मुखर तरीके से रखते हैं और इसके साथ ही अगर बात करें जिस तरह से आप युवाओं को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या खुद राजनीति में आने का विचार किया है आपने रोहित जी? हम निश्चित रूप से राजनीति में हैं। हम लोग तो छात्र जीवन से ही सामाजिक जीवन में हैं। युवा चेतना एक स्वतंत्र संगठन है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब, वंचित, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों की सेवा में लगा हुआ है। राजनीति का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सदस्यता नहीं होती है। राजनीति का मतलब सेवा होता है और हम उसमें लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव से अगर मुकाबला करने का मौका मिला तो आप करना चाहेंगे? तेजस्वी से क्या मुकाबला करना है? हम लोग तो माता सीता के घर के लोग हैं। सीता जी हमारी बहन, हमारी फुआ हैं। तो सीता जी का जो आशीर्वाद होगा तो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और बिहार बचाने की लड़ाई में निश्चित रूप से हम लोग लगेंगे, लगे हुए हैं। बिहार प्रगति के पथ पर जाएगा। बिहार आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बिहार से बहुत लगाव है। बिहार में कई योजनाएं चल रही हैं जिससे आने वाले समय में बिहार के नौजवानों को लाभ होगा।
रही बात तेजस्वी जी से, तो तेजस्वी जी कहीं लड़ाई में नहीं हैं। राज्य की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह पता चल जाएगा कि वो बिहार के किस भूभाग में खड़े हैं। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे रोहित जी को कि किस तरह से अपनी बात को वो मुखर तरीके से रख रहे हैं, और साथ ही साथ चाहे परिवारवाद से जुड़ा मुद्दा हो या फिर सीए जैसे कानून का मुद्दा हो, हर चीज़ पर मुखर होकर अपनी बात तो रख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी उन्होंने कहा कि किस तरह से आगामी जो चुनाव है उसमें देश की जो नई नींव या कह सकते हैं कि प्रगति के पथ पर ये जो चलने का काम है ये और आगे बढ़ेगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।